Hello, hi, assalamu alaikum, everyone. I hope everyone is fine, doing just perfect in their life, or at least you're happy, you're thriving, you're surviving. No matter what your journey is, trust me, there are some good days, and it's okay if you have some bad days or you're having some bad days. That's part of life. Okay, so today's video is a part of the series that I started. The series will be consisting of different psychological assessment tools. uh, कौन सा असेसमेंट टूल है, वो कब डेवलप हुआ, वो क्यों यूज किया जाता है, उसमें स्कोरिंग कैसे की जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक सीरीज इस तरह की वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। इसका पहला पार्ट MMPI का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इफ यू हैवंट वॉच दैट ऑलरेडी, यू कैन गो एंड वॉच दैट ऑन माय चैनल। आज उसी सीरीज की सेकंड वीडियो में अपलोड करी हूँ। इट्स अबाउट SPM, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस जो हैं ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। इट्स कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, दैट इज CPM, then there is SPM, and then there is APM. All these matrices are based on the same principles, and let's see कि SPM में क्या होता है और ये कहाँ और क्यों यूज किया जाता है। सो बेसिकली जो मैट्रिसेस थी, डिफरेंट इनके जितने भी आए पार्ट्स, CPM आया, SPM आया, APM आया, ये सब बनाई गई थी स्परमन्स प्रिंसिपल ऑफ न्यूजेनेसिस पे, जो आम जबान में टू फैक्टर थ्योरी के नाम से मशहूर है। टू फैक्टर थ्योरी के मुताबिक हमारी जो इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर्स पे बेस कर रही होती है। एक जनरल फैक्टर होता है जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के बेस पे होता है। और स्पेसिफिक फैक्टर्स दूसरे जो पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड होते हैं, जैसे टाइंग द शूज और कंप्लीटिंग अ पजल्स एक्सेट्रा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि किसी इंसान की ये एबिलिटी कि वो अंडरस्टैंड करे रिलेशंस को, या जनरल मेंटल एबिलिटी जो है हमारी, उसकी बेस पे ये मैट्रिसेस डेवलप हुई। तो अगर हम ये सोचें कि जो थ्योरी थी वो करेक्ट थी, और देर वर टू फैक्टर्स इन फैक्ट फॉर जनरल इंटेलिजेंस, दैट इज द सिंगल फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस, तो it should provide a test suitable for comparing people with respect to their immediate capacities for observation and clear thinking, right? इसलिए प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आई 1938 में। और ये क्या कर रही हैं, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है टू टेस्ट अ पर्सनस कैपेसिटी, जिस टाइम पे टेस्ट हो रहा है उस टाइम पे, कि वो मीनिंगलेस फिगर्स, ऐसी फिगर्स जिनकी बाकायदा कोई मीनिंग एब्रीविएट नहीं हो सकता, उन फिगर्स को वो अपनी ऑब्जर्वेशन से कैसे जज करता है, उनको कैसे उसके रिलेशंस को कैसे परसीव करता है, कंसीव कैसे करता है नेचर ऑफ द फिगर को, और उसको कंप्लीट कैसे करता है। और ये सारा जो है वो और इस सब को देखते हुए डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग उस पर्सन की कैसी है। So to test all of these as a whole, progressive matrices were introduced or developed. The scale consists of 60 problems divided into 5 sets of 12. In each set, the first problem is nearly as nearly as possible self-evident. यानी कि जब आप इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हो तो इन्हें देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि ये किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। और जैसे जैसे आप टेस्ट में आगे जाते जाते हो, इनकी जो शेप्स की डिफिकल्टी है वो ज्यादा होती जाती है। So, the 5 sets provide 5 opportunities for grasping the method and 5 progressive assessments for a person's capacity of intellectual activity. तो अगर आपने SPM देखा है, so SPM में बेसिकली होता ये है कि एक शेप बनी हुई होती है, और उस शेप में से एक मिसिंग पीस होता है, जस्ट लाइक अ पजल, राइट? जैसे जिक्सा पजल होता है। और उस नीचे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से एक पीस अगर आप उस शेप के अंदर, उस पैटर्न के अंदर, उस डिजाइन के अंदर फिट करो तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है, और ये कंप्लीट करना होता है। सो दिस इज हाउ SPM इज। और ये यूज किया जाता है PF के एंट्री टेस्ट के अंदर भी, और आर्मी के एंट्री टेस्ट के अंदर, आर्म फोर्सेस के जो एंट्री टेस्ट हैं उनमें भी ये चीज जो है ये यूज होती है।
ओके, सो इट्स की एज रेंज होती है फ्रॉम 6 years to 70 years. इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो टेस्ट गिवर है, जिसकी असेसमेंट हो रही है, वो बंदा फटीग ना हो जाए, बोर ना हो जाए, तो इन पिक्चर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया कि थोड़े इंटरेस्टिंग लगें टू और प्लीजिंग लगें टू लुक एट. Acha, the scale is intended to cover the whole range of intellectual development from the time a child is able to grasp the idea of finding a missing piece to complete a pattern, and to be siliconly long to access a person's maximum capacity to form comparisons and reason by analogy without being unduly exhausting or unwieldy. अगर हम इस सब को सम अप करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं वो इंसान की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को और उसकी एप्रीहेंशन को टेस्ट कर रही हैं कि वो मीनिंगलेस फिगर्स को कैसे अंडरस्टैंड करता है, कॉम्प्रिहेंड करता है, उनकी नेचर को कैसे कंसीव करता है. एंड देन वो ये देखना, हम उसमें ये असेस कर रहे हैं कि एक इंसान कंपैरिजन और रीजन बाय एनालॉजी को किस किस हद तक यूज करके डिसीजंस लेता है. A person's total score provides an index of his intellectual capacity. और इसमें कोई सुविधा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफ नेशनैलिटी और एजुकेशन, क्योंकि सिंपल डिज़ाइंस होते हैं, सिंपल पिक्चर्स होती है, तो किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन वाला इंसान इसको कर सकता है. इसमें क्योंकि कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई स्टेटमेंट्स नहीं हैं, कोई सवाल जवाब नहीं है, तो नेशनैलिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ट्रांसलेशन का कोई इशू नहीं है, बिकॉज इट्स सिंपल डिज़ाइंस एंड इट्स सिंपल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स, राइट. It is often useful to describe the scale as a test of observation or clear thinking. लेकिन इसको अगर आप टेस्ट को आप सिर्फ ये देखो कि वो इंटेलिजेंस मेजर कर रहा है, तो दैट वुड बी रॉन्ग. इट्स नॉट जस्ट सिंपली मेजरिंग इंटेलिजेंस. और क्योंकि प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं, यानी इसका मतलब ये है कि एक जो आगे मैट्रिस आ रहा है, जो डिजाइन आ रहा है, वो पिछले मैट्रिस के साथ एफिलिएटेड है, और हम पिछले मैट्रिस को अगले मैट्रिस की मदर या सोर्स ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट कह सकते हैं. इसकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जो है वेरी करती है विद एज फ्रॉम 0.83 to 6.93. इट कोरिलेट्स विद 0.86 with Truman and Binet test and has been have to found to have a G saturation of 0.82. अच्छा, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, क्योंकि हमने देखा कि इसमें और तो कोई लिमिटेशंस इस तरह से है नहीं, क्योंकि ये किसी भी एजुकेशन और किसी भी नेशनैलिटी वाला शख्स यूज़ कर सकता है. बट कौन लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते, या कौन लोग इस पे परफॉर्म नहीं कर सकते? बहुत छोटे बच्चे, मेंटली डिफेक्टिव पीपल एंड वेरी ओल्ड पीपल आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सॉल्व मोर देन द प्रॉब्लम्स ऑफ सेट्स ए एंड बी of the scales. And because A और B के जो sets के जो starting के designs हैं, those are comparatively easier than C, D and E, where reasoning by analogy is not essential in the set A and B. After they can no longer solve the problems, they may still choose the correct answer for other reasons. हो सकता है कि वो correct answer choose कर लें because somehow the lucky guess or something like that. For normal, set A and B provide little more than training in the method of working. If a person is allowed only a limited time, it does not complete the easy problems of set D and E before stopping, the total estimate is not necessarily valid. अगर हम उनको एक टाइम लिमिट दें और उस टाइम लिमिट के अंदर वो जो हैं कंप्लीट ना कर सकें इजी प्रॉब्लम्स ऑफ सेट डी एंड ई, क्योंकि सेट डी एंड ई जैसे मैंने कहा प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं, तो स्टार्ट के जो उनके डिज़ाइंस और प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं, और अगर वो भी वो ना कर सकें तो हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि जो टोटल उसका एक आउटकम है वो वैलिड नहीं है. अच्छा, इसमें चेंजेस की गई, और वो चेंजेस क्यों की गई? अगर आप जनरल इंटेलिजेंस असेस करना चाहते हो किसी पर्सन की, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि विद द प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यू यूज मिल हिल वोकैबुलरी टेस्ट. अगर आप दोनों चीज़ों को इकट्ठे यूज कर रहे हो, यानी आप SPM प्लस मिल हिल वोकैबुलरी टेस्ट को यूज कर रहे हो, तो देन यू कैन असेस जनरल इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, राइट.
In 1947, a small correction was made to original item B8 to improve its absolute order of difficulty and effective problematic range. उसके बाद two derivatives of standard scale were also prepared for further experimental work and comparative studies. ये दो changes हो गई जो 1947 में की गई थी. उसके बाद 1956 में जो प्रॉब्लम्स बनाए गए थे ओरिजिनली 1938 उनको रीअरेंज किया गया ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और the alternatives between which choice had to be made were also rearranged to give more uniform distribution of common and uncommon errors of judgment. So for overall अगर देखा जाए तो 1947 और 56 में जो चेंजेस की गई थी वो यूनिफॉर्मिटी देने के लिए की गई थी, एब्सोल्यूट ऑर्डर देने के लिए की गई थी और इफेक्टिव प्रॉब्लमेटिक रेंज के लिए की गई थी. उसके बाद जो रिविजन्स हुई या जो चेंजेस आई वो ये आई कि दो डेरिवेटिव्स जो थे स्टैंडर्ड स्कोर्स के वो रिवाइज किए गए और रीअरेंज किए गए, एक रूटीन यूज के लिए छोटे बच्चों के साथ और एक क्लिनिकल वर्क के लिए, और द अदर as a test of intellectual efficiency suitable for use with the adults of average or more than average intellectual capacity. अच्छा, the matrices test can provide a valid means of assessing a person's capacity for clear thinking and accurate intellectual work. तो अगर आप अभी तक की बातों को हम सम अप करें तो हमारे जो मैट्रिसेस हैं वो क्या क्या असेस कर रहे हैं, वो बेसिकली असेस कर रहे हैं आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बाद आपकी क्लियर थिंकिंग, आपकी रीजन बाय एनालॉजी, आपकी कंपैरिजन की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ कंपैरिजन, ये सब चीजों को असेस आपके मैट्रिसेस कर रहे हैं. फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्कोरिंग. अच्छा, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके जैसे स्कोरिंग में इफेक्ट आ सकता है? देखा ये गया विद years ऑफ रिसर्च एंड अपेरेंटली इसको बार बार यूज करने के बाद ये देखा गया कि जो मैक्सिमम स्कोर था वो एट एज ऑफ 15 अचीव हुआ और रिलेटिवली कांस्टेंट रहा फॉर 10 years, और फिर विद एज डिक्लाइन आना शुरू हो गया इन द रिजल्ट्स. फिजिकल या मेंटल इलनेस हो तो उसकी वजह से भी इट कैन इफेक्ट द रीटेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ द मैट्रिसेस. It happens because of the temporary toxic effects or permanent brain damage. In case of senile dementia, it also happens that the results are affected. Rather, और उसके बाद senile dementia में ये होता है कि वो एज फैक्टर नहीं होता बल्कि पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो अल्टर करते हैं. उसके बाद ये देखा गया कि a person's maximum capacity of clear thinking has been found to vary with health and to improve with practices. यानी अगर किसी की हेल्थ डिक्लाइन हो रही है विद एज तो भी उनका जो कैपेसिटी है ऑफ क्लियर थिंकिंग वो इफेक्ट हो रही थी, लेकिन अगर उनको बार बार प्रैक्टिस करवाया गया तो इट कुड हैव अ बेटर रिजल्ट्स, राइट? An untimed capacity test is therefore more useful. However, for occasional guidance and occupational selection, speed or efficiency test is more appropriate. यहाँ पे स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट की क्या बात हो रही है? यहाँ ये बात हो रही है कि जब अगर किसी जॉब के लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया आर्म फोर्सेस में इस टेस्ट को यूज किया जाता है, तो वहां पर एक टाइम लिमिट दे दी जाती है जिसके अंदर अंदर वो सॉल्व करना होता है इंस्ट्रक्शंस. अच्छा, अब जब हम एसपीएम किसी से करवा रहे होते हैं तो हम उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं? जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इनिशियल्स ऑफ द नेम, फॉर एग्जांपल NS, एज 26, से फॉर एग्जांपल सेक्स मेल और फीमेल, ये जितने भी इस तरह के पर्टिकुलर्स हैं वो फिल किए जाते हैं रिकॉर्ड फॉर्म के ऊपर. जो पर्सन टेस्ट दे रहा है वो ओपन करता है बुक को और बोलता है कि आप लुक एट दिस, पॉइंटिंग टू द अपर फिगर, यानी जो बेसिक क्वेश्चन वाली फिगर होती है उसकी तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि ये देखिए, ये एक पैटर्न है जिसके अंदर से एक हिस्सा जो है वो नहीं है, जिसके अंदर एक हिस्सा मौजूद नहीं है. नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं फिर वो उन सब ऑप्शंस की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से एक ऑप्शन जो है वो इस फिगर के अंदर फिट होगा तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी. आपने इस शेप और इस डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन की तरफ पॉइंट करना है जो आपको लगता है कि सही है, और अगर वो उठाकर उस पजल के अंदर डाल दी जाए तो वो जो पजल है या वो जो एक पूरा एक पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी.
इसमें ज़रूरी ये होता है कि आपने दो चीज़ों को मेंशन करना होता है विद द रेफरेंस टू शेप एंड डिज़ाइन। शेप और डिज़ाइन को माइंड में रख के आपने अपना डिसीजन लेना है और बताना है। अ, आपने आपने जो जिसको आप असेस कर रहे हो आपने उसको ये भी बताना होता है कि हर पेज के ऊपर इसी तरह से एक पिक्चर होगी जिसमें से एक पार्ट मिसिंग होगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि वो कौन सा पार्ट है जो उस पिक्चर में लगेगा तो वो पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। इसमें शुरू में ये मैट्रिसेस आसान होती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किल होती जाएंगी। लेकिन अगर आप इनको तरतीब से करेंगे और ध्यान से करेंगे तो आप इनको ज़्यादा मुश्किल नहीं पाएंगे। आप अपनी पेस से चलें, आपको कोई जल्दी नहीं है करने की। आपने बहुत ध्यान से और बहुत आराम से अपनी पेस से ये कंप्लीट करनी है और देखना है कि आप कितनी सही कर सकते हैं। आप जितना टाइम लेना चाहें ले सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। बस ध्यान रख के एहतियात से करें और हर हर याद रखें कि आपने हर पीस के अंदर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को फिट करना है उसको कंप्लीट करने के लिए। द पर्सन गिविंग द टेस्ट रिकॉर्ड्स द नंबर। जो आप होंगे, जो जो टेस्ट ले रहे होंगे किसी से, आपने टाइम को रिकॉर्ड करना है। उनको नहीं बताना कि उन्होंने कितना टाइम लिया है या उन्होंने इतने टाइम में कंप्लीट करना है, बट ऑन योर एंड यू हैव टू रिकॉर्ड द टाइम। और अगर इस दौरान एसपीएम में उन्हें परमिशन होती है कि वो अपना डिसीजन चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स नंबर 3C में उन्होंने बोला है कि पहले उन्होंने बोला कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एंड देन द पर्सन सेड कि नहीं, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तो दे हैव द लिबर्टी टू डू दैट। आपने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड देन आपने उनसे पूछना है कि आपको क्यों लग रहा है कि फोर्थ ऑप्शन सही है और थ्री थ्री आपने क्यों चेंज किया। और जब आप इसकी रिपोर्ट बनाते हो, असेसमेंट रिपोर्ट, तो आप उसमें मेंशन करते हो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में मेंशन करते हो कि ये ऑप्शन उन्होंने इससे इस ये पहले उन्होंने ये ऑप्शन यू चूज किया था, फिर उन्होंने चेंज किया और उसकी उन्होंने ये रीजन दी। अगर उनका सेकंड ऑप्शन, आपने जो सेकंड ऑप्शन होता है उसके बेस पे स्कोरिंग करनी होती है, यानी जो उन्होंने फाइनल आंसर दिया, अगर उनका फाइनल आंसर सही है तो उनको 1 स्कोर मिलता है उसके लिए। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो फिर उनको 0 स्कोर मिलता है। यहाँ स्कोरिंग ऑल और नन के बेस पर की जाती है। और स्कोरिंग के की बात हो रही है तो अब हम देखते हैं कि स्कोरिंग कैसे करते हैं। वैसे जो मटेरियल्स दिए जाते हैं वो मैट्रिसेस, पेंसिल, रिकॉर्ड फॉर्म इज यूज्ड यहाँ पर। जब एक सीरीज जो है एक इंडिविजुअल टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है तो एज अ सेड अर्लियर कि आपने उनको उनके इनिशियल्स, उनके पर्टिकुलर सारे रिकॉर्ड फॉर्म के अंदर डालने होते हैं। मार्किंग इज डन ऑन ऑल और नन बेसिस। जो इंसान का स्कोर होता है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेक्टली when he is allowed to work quietly. In SPM, the test taker has the right to change his initial response। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं और उनको जो उन्होंने सही रिस्पॉन्स लगाया उसकी बेस पे उन्हें बताया, उसकी बेस पे उन्हें मार्क्स मिलते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर वो खुद से वो मार्क करें, फॉर एग्जांपल आप उनके लिए मार्क नहीं कर रहे हैं, आपने उनको मैट्रिसेस दे दी और वो खुद ही रिकॉर्ड फॉर्म के ऊपर अपने जो है ऑप्शंस लगा रहे हैं और आप उस टाइम पे वहां पे आपने नहीं देखा और बाद में आपने देखा कि उन्होंने एक रिकॉर्ड फॉर्म यूज किया और उसमें उन्होंने काफी सारे अपने लगा दिए ऑप्शंस, तो जो उनमें एक्सट्रीम राइट होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। ओके, डिस्क्रिपेंसी। सो डिस्क्रिपेंसी की रेंज होती है +2 to -2। +2 to -2 के दरमियान में डिस्क्रिपेंसी स्कोर आना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि द प्रोफाइल इज वैलिड। और ये कैसे हासिल की जाती है? ये हासिल की जाती है सब्ट्रैक्शन से। ऑब्टेन्ड स्कोर, वी सब्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड स्कोर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड स्कोर। एक्सपेक्टेड स्कोर कहाँ से मिलते हैं? मैनुअल के अंदर एक टेबल गिवन है एक्सपेक्टेड स्कोर्स का, आप वहां से एक्सपेक्टेड स्कोर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेट ए पे टोटल जो है वो 12 मैट्रिसेस थे और एक्सपेक्टेड स्कोर उसका 11 था, तो आपके अगर फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने, आपके पार्टिसिपेंट ने, आपके सब्जेक्ट ने 11 ही स्कोर किया है तो डिस्क्रिपेंसी 0 होगी। 11 में से 11 डिडक्ट हो जाएगा और डिस्क्रिपेंसी 0 आ जाएगी, राइट। अगर आपके जो क्लाइंट हैं उनके जो स्कोर हैं वो
10 है और एक्सपेक्टेड 11 है, तो 10 में से 11 हम निकालेंगे और आंसर आएगा -1, एंड दैट वुड ऑल्सो फॉल इन द डिस्क्रिपेंसी रेंज, एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर डेविएट कर जाते हैं स्कोर्स? से फॉर एग्जांपल डिस्क्रिपेंसी स्कोर जो है वो 3 आ जाता है, +3 या -3 या +4 आ जाता है, तो उस सूरत में ये होगा कि आपका जो स्केल है वो एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर इट्स फेस वैल्यू, फॉर टू एज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेट ऑफ हिज जनरल कैपेसिटी फॉर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि वो वैलिड कंसिडर नहीं होगा। The most satisfactory method of interpreting the significance of a person's total score is to consider it in terms of frequency with which a small score is found to occur amongst people of his own age. The method shows at once his intellectual capacity relative to the people of his own age and the frequency with which one should expect to find people of similar capacity. It has the advantage that no prior assumption is made that in childhood the development of intellectual capacity is necessarily uniform, or that at a maturity it is necessarily distributed symmetrically throughout the general population. ग्रेडिंग, जब आप स्कोरिंग कर चुके होते हैं, आपने सारे जो उसके स्किल्स हैं, 5 सबसेट्स हैं, ABCDE, उन सबको आपने स्कोर कर लिया, उन सबके टोटल्स निकाल लिए, डिस्क्रिपेंसीज निकाल ली। अब आप उन टोटल की बेस पे ग्रेडिंग देखते हो कि उस कौन से ग्रेड में आ रहा है। फर्स्ट ग्रेड इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हम तब देते हैं जब वो 95th परसेंटाइल पे आ रहा हो। एंड परसेंटाइल मीन्स कि यहाँ पर के the person is performing as well as 95% of the people of his age of that time. उसके बाद we give it a grade 2, which is definitely above the average intellectual capacity if the score lies at or above 75th percentile. अगर 90th percentile पे होता है, at or above 90th percentile, we give 92. At or above 95th पे grade 1, at or above 90th पे हम grade 2+ देते हैं, और at or above 75th पे हम 2 grade 2 देते हैं। थ्री हम देते हैं इंटेलेक्चुअली एवरेज का, इसका इंटरप्रिटेशन आती है, और ये तब दिया जाता है जब 25th बिटवीन 25th एंड 75th परसेंटाइल जो स्कोर्स हैं वो लाई कर रहे हों। 3+ मीडियन पे दिया जाता है, और 15th percentile of his age. 3 minus is less than the median, that is below 50th percentile. 4 is definitely below average in intellectual capacity and lies at or below the 25th percentile. 4, so I think it was plus. Sorry, it's a typo. Okay, no, it's 4 minus. The 4 minus the X score lies at or below the 10th percentile, and 5 is intellectually defective if the score lies at or below the 5th percentile of his age group. 5th percentile का मतलब है कि उसकी एज ग्रुप के जो लोग हैं, 95% लोग उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो 95% लोगों से बिलो है, in the intellectual capacity. Thank you so much for watching, and this was all. अगर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें, तो रिवीजन में हम ये देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो हैं वो 6 to 65 ईयर्स ऑफ एज के लोगों के साथ यूज़ की जाती हैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखने के लिए, रीजन बाय एनालॉजी देखने के लिए, कॉग्निटिव एबिलिटी देखने के लिए, कंपैरिजन कैपेसिटी ऑफ कंपैरिजन देखने के लिए, एंड टू measure their ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। उसके बाद इनमें हमारे पास 5 सेट्स होते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में। हर सेट जो है वो प्रोग्रेसिवली उसमें डिज़ाइंस डिफ़िकल्ट होते जाते हैं। एक पिक्चर होती है जिसको कंप्लीट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड डिज़ाइन, और ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि कोई इसमें स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस नहीं हैं, और किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन का इंसान इसको कर सकता है। और इसकी जो लिमिटेशन है वो आ जाती है when there is a person with some serious intellectual defect, IDD, or a person suffering from IDD,
एंड देन ये एक जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है. अगर किसी की जनरल इंटेलिजेंस हमने चेक करनी हो तो वी हैव टू पेयर इट विद मिल हिल वोकैबुलरी टेस्ट एंड देन वी कैन मेजर द जनरल इंटेलिजेंस. इसमें ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया गया है, ग्रेडिंग सिस्टम के साथ इंटरप्रिटेशन दे दी गई है. परसेंटाइल्स की बेस पे हम ग्रेडिंग कर रहे होते हैं. 95th परसेंटाइल और अबव इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हो जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड स्कोरिंग अगर आप इसमें चाहो तो स्टेप बाय स्टेप स्कोरिंग प्रोसीजर विद the tables from the manual can be uploaded in the next video. For that you have to comment below. Comment आएगा तो then I will do it, otherwise I won't do it. Thank you so much for watching. Do subscribe if you haven't already and share with the others too. Thank you and bye.